हाँ जी, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ओवरहेड चैप्टर, और ओवरहेड चैप्टर में हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई थी। तो आइए अब उसमें कुछ आगे नई बातें ऐड की जाएं। तो मेरे साथ सभी बच्चे नोट करेंगे। चलिए जी। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में हमने पढ़ा था ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट कैसे बनाते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम काम करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके बेसिस मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। उसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने फैमिली के मदर और फादर का एग्जाम्पल दिया था, जो लोग अर्नर हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बच्चों का एग्जाम्पल लिया था या पेरेंट्स का एग्जाम्पल लिया था, जो कि डिपेंडेंट थे अर्निंग मेंबर्स के ऊपर। तो मैं आपको यह बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर हम अगले वाले स्टेप के ऊपर जाएंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स के ऊपर। तीन चीजें थी ना, वो भी लिख देते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, इन तीनों के बारे में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात की थी कि ये हम लोग इस चैप्टर में मेन काम करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है सर। तो सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई बच्चा मुझे ये याद करवा सकता है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? हां सर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स distributing सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते थे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सर हम लोग टोटल जो भी खर्चा था वो सभी डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर करते थे। मैं शीट ढूंढने की कोशिश करता हूं, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, ये देखिए, जब मैं खर्चे को सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करता हूं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो, अगर खर्चा मैं सभी डिपार्टमेंट्स में बांट रहा हूं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को बांटना शुरू करते थे तो वो मेरा होता था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और आज की क्लास में हम इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी। तो हमने लिखा मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयर आर थ्री वेज ऑफ डूइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास दरअसल तीन तरीके हैं या तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को करने के। इसको अगर हम फ्लो चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश करें तो पहला होता है व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड सर्विस
टू another सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल जो लास्ट क्लास में दिया था, मैंने कहा था जी घर में परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। परिवार के अंदर एक तो थे मदर फादर, वो मदर फादर दोनों अर्निंग मेंबर थे और दो थे बच्चे, और वो जो दोनों बच्चे थे उनको मैंने एग्जाम्पल का नाम दिया था सर्विस डिपार्टमेंट। अब अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा एज में थोड़ा बड़ा है और दूसरा बच्चा एज में छोटा है, और बड़ा बच्चा कह रहा है कि मैं छोटे बच्चे को पढ़ाता हूं, यानी छोटे बच्चे के ऊपर मैं भी मेहनत करता हूं, तो ये अलग बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि सर दोनों ही बच्चे छोटे हैं, वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, तो वो ये हुआ व्हेन जब एक बच्चा डज नॉट प्रोवाइड सर्विस टू अनदर बच्चा, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की मदद नहीं कर रहा। ठीक है सर। दूसरा, व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विस टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। दूसरा केस हुआ कि घर में दो बच्चे हैं अगर, तो एक बच्चा कह रहा है जी मैं दूसरे की मदद करता हूं, तो यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट अगर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो बात थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी तो वो आगे बातें करेंगे, उसमें परेशानी की क्या बात है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एक दूसरे की मदद किस तरीके से करते हैं। ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस या फिर ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बेटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे थोड़ी थोड़ी बातें इन सब की करनी होंगी। यहां पर जो मेथड होता है उसका नाम होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नाम होता है। अब बच्चा ना नामों में उलझ जाता है, वो कहता है अरे ये नाम दे दिया। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन किया था और जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे वो दोनों के दोनों डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का केस थे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर गया। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी मैंने तो दूसरे डिपार्टमेंट की कोई मदद की नहीं, तो इस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर ट्रांसफर होगा। सिमिलरली दूसरा जो डिपार्टमेंट था ई, वो भी कह रहा है कि भाई मैंने भी डी की मदद नहीं की, मैंने जो भी काम किया वो एबीसी के लिए किया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी बात करेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, पहले हम अपनी बातें लिख लें। दूसरा केस हुआ कि सर सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की मदद करता है। अब मैंने कहा कैसी मदद करता है? ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। इसका मतलब घर में बड़ी बहन है, वो बड़ी बहन कह रही है कि मैं तो छोटे भाई को मैथ्स पढ़ा देती हूं, इंग्लिश पढ़ा देती हूं, तो घर का बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है। अब छोटा बच्चा थोड़ी ना बड़े बच्चे को पढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब वो सर्विस दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा। इसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 मदद कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट 2 की। यहां पर एक मेथड लगता है स्टेप एलोकेशन कह लो या स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सर नाम बड़े बड़े भयंकर भयंकर हैं, तो नाम सुनने के लिए हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे एग्जाम में जो मेन है वो यही है, रेसिप्रोकल मेथड। यानी सर्विस डिपार्टमेंट 1 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, दोनों ही बच्चे बड़े हो गए हैं। ठीक है, अब दोनों ही बच्चे अलग अलग कोर्स कर रहे हैं।
मान लो एक बच्चा सीए की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है। जो सीए पढ़ रहा है उसे जब लॉ पढ़नी होती है तो लॉ वाला बच्चा उसको पढ़ा देता है, और लॉ वाले बच्चे को जब टैक्स पढ़ना होता है तो सीए वाला जो बच्चा है वो दूसरे वाले बच्चे को टैक्स पढ़ा देता है। इसका मतलब ये इसकी मदद करता है और ये इसकी मदद करता है, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय कम रहता तो मैं आपको यही बताता और कहता बाकियों को तो भूल जाओ, और इनफैक्ट ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। खैर, लेकिन अब मुझे सिस्टमेटिकली बातें बतानी है, वरना बच्चों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर आपने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, बुक में तो ये भी लिखा है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इसके अंदर जो मेथड होते हैं ना उसका नाम होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये हम आज की क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से मैंने आपसे कहा कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन था वो था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और हमने आपको दो इलस्ट्रेशंस भी करने के लिए दी थी बुक की, अगर वो आपने की होंगी तो वो भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही थी। तो नाम जान लेने से ये घबराना मत कि सर हमने तो ये पढ़ा नहीं, कई बातें नाम ना भी पता हो तो भी इंसान कर लेता है। तो पहले तो हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलिए जी, इसे हमने नाम दे दिया, मान लीजिए मेथड नंबर 1, इसे दे दिया नंबर 2, और इसे दे दिया हमारी ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले मेरे साथ बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। नाम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और बात एकदम सीधी है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब होता है कि जब हम सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सीधे सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डाल देते हैं, और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट, इसका खर्चा भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर हमने डाल दिया। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ना तो कोई सर्विस दी और ना ही उसका खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट पर ट्रांसफर किया गया। इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो अंडर दिस मेथड cost of service departments are directly apportioned to production departments totally ignoring the services rendered by one service department to another service department। देखो जी, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा संभव ही नहीं है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरी सर्विस डिपार्टमेंट की कोई सहायता ही ना करे। अब घर में अगर 2 बच्चे हैं तो यह कैसे हो सकता है कि सर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की कभी कोई मदद ही ना की हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई मदद तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की जरूर करता है, लेकिन हमने कहा कि वो इतनी कम है। एक बच्चा घर में दूसरे बच्चे की जो सहायता कर भी रहा है वो इतनी कम है कि उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, उसको भूल जाओ। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।
अब आपको नाम पता लग गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप पिछली बार कर चुके हो। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो आगे जब बढ़ जाते हैं तो फिर हमारे पास जो मेथड बन करके आता है वो आता है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। चलिए बच्चों, अचानक फोन आ गया था, तो हम लोग कहां थे। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले मेथड की। तो हमारा सेकंड वाला मेथड था स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है और सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे रहा है, तो फिर हमें क्या तरीका अडॉप्ट करना होगा, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो उसमें मेरी पहली सिचुएशन आ जाती है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो लिखेंगे अंडर दिस मेथड कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज apportioned ऑन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो सर्विसेज हैं वो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पर हैं। नॉन रेसिप्रोकल बेसिस मतलब, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब होगा कि सपोज हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 ये मदद कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट 2 की, सर्विस डिपार्टमेंट 3 की और सर्विस डिपार्टमेंट 4 की। मान लो 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 2, 3, 4 इन सब से कोई भी सर्विस नहीं ले रहा। यानी सर्विस देता है लेकिन लेता नहीं है। इसी को बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। जहां पर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे की मदद करता है लेकिन उसकी कोई मदद लेता नहीं है, तो ही ये वाला मेथड काम करता है। ठीक है सर, इसके बारे में लिखेंगे फॉर दिस पर्पस। जब भी हम ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, वी विल स्टार्ट विद दैट डिपार्टमेंट which has given services to maximum number of other departments। अब सर इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि S1 जो है वो S2 की मदद करता है, S3 की मदद करता है, S4 की मदद करता है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 3 और सर्विस डिपार्टमेंट 4 की मदद करता है। सर्विस डिपार्टमेंट 3 सर्विस डिपार्टमेंट 4 की मदद करता है और सर्विस डिपार्टमेंट 4 सीधा सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की ही मदद करता है। तो इसका मतलब S1 ने 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दी, S2 ने 2 को दी और S3 ने 1 को दी। तो इसने 3 डिपार्टमेंट्स को दी, इसने 2 को दी, इसने 1 को दी और इसने किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दी। तो इसका मतलब है पहले S1 के खर्चे बटेंगे, फिर S2 के खर्चे बटेंगे, फिर S3 के खर्चे बटेंगे, फिर S4 के खर्चे बटेंगे। ठीक है सर। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, तो फिर भी एक क्वेश्चन तो हमारा इसका करना बनता ही है ना। तो आइए, हमारी बुक में तो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिख नहीं रहा जो इस मेथड के ऊपर बेस्ड हो, तो मैं आपको दूसरी बुक से क्वेश्चन दिखा रहा हूं
और मेरे पास में ये बुक है आशीष कालरा सर की, और ये सीए की बुक है। बच्चे देख सकते हैं, ये सीए आशीष कालरा की बुक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की। आपको इस बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस बुक से आपको करवा रहा हूं, इसलिए आप अपनी बुक्स में ढूंढना मत शुरू हो जाना। कहीं बच्चा कहे कि चलो मैं किसी कलेक्शन में ये क्वेश्चन ढूंढता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने ये जो क्वेश्चन किया है इस बुक से लिया है, क्योंकि हमारी बुक में इसका कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा। ठीक है सर, तो कौन सा क्वेश्चन इसके लिए होगा? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Deccan Manufacturing Limited have 3 departments which are regarded as production departments। तो मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है X, Y और Z। Service departments costs are distributed to these production department using step ladder method of distribution। यानी इसका एक दूसरा नाम स्टेप लैडर मेथड भी आप कह सकते हो, सीढ़ी वाले स्टेप्स। Now, estimates of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows। हम लोग क्योंकि कॉस्टिंग में पहले ही एडवांस में बात करते हैं, तो उन्होंने एडवांस में ही हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है। अच्छा सर, ऐसा नहीं लिखा कि प्राइमरी कर रखी है, अभी पता लग जाएगा आपको। डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो शोन अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट। अब वो कह रहा है कि देखिए ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और ये 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, यानी सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेरी पूरी हो चुकी है। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और एरिया। अब लिखा है कि ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। यहां वो बता रहा है कि आपने इसी ऑर्डर में ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले P, फिर Q, फिर R, फिर S। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि P जो है वो Q, R, S को भी सर्विस दे रहा है और X, Y, Z को भी सर्विस दे रहा है। लेकिन ये बात तो मुझे पहले ही पता है कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। नई बात यहां पर यह है कि P का खर्चा Q, R, S में जाएगा, Q का खर्चा R और S में जाएगा, इस पे भी जाएगा। R का खर्चा X, Y, Z में तो जाएगा, साथ S में भी जाएगा, और S का खर्चा X, Y, Z में जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कितनी बातों को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए और समझ जाओगे। पहले इसके खर्चे उठाना, फिर इन तीनों पे भी जाएंगे, इसके खर्चे उठाना, फिर इसके और फिर इसके, ऐसा क्वेश्चन ने ऑर्डर बता दिया है। डिपार्टमेंट P के जब खर्चे बांटोगे तो वो कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बेसिस बनाना, Q के खर्चों के लिए लेबर आवर्स को बेसिस बनाना, R के लिए एरिया को बनाना, S के लिए लेबर आवर्स को बनाना। Now, you are required to prepare schedule showing distribution of overhead cost of the 4 service department to 3 production departments। तो secondary distribution करके आपको दिखाना है, और calculate overhead recovery rate पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो ओवरहेड रिकवरी रेट भी आपको निकालना है पर डायरेक्ट लेबर आवर का फॉर द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। खैर, ये क्वेश्चन पुराने सीए एग्जाम का है, मैंने आपको दिखा दिया है और हम इसी के अकॉर्डिंगली काम करने वाले हैं। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द आशीष कालरा बुक, और ये बुक का मेरे एडिशन का पेज नंबर है 431। सबसे पहले तो सर आएंगे पर्टिकुलर्स, और अब मैं जरा छोटा बनाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ना बहुत ज्यादा है। फिर यहां बनेगा छोटा सा बेसिस, फिर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X है, Y है और Z है, और सर्विस डिपार्टमेंट है P, Q, R और S।
ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। यहां पर बेसिस और यहां पर पर्टिकुलर्स। टोटल ओवरहेड्स जो कि हमारे कैलकुलेट पहले से हो चुके हैं वो हैं 1,93,000, 64,000 और 83,000। PQRS का खर्चा है 45,000, 75,000, 1,05,000 और 30,000। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, तभी मेरे पास सारे के सारे खर्चे आ चुके हैं। अब हमारी बुक में लिखा था कि हमें सबसे पहले जो खर्चा बांटना है वो बांटना है इसी ऑर्डर में। पहले पी का खर्चा बांटना है, तो मैंने पहले पी को ही लिखा हुआ है, तो पहले लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट पी। सर्विस डिपार्टमेंट पी के ओवरहेड्स को हमने एलोकेट किया है, बुक कह रही है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हंड्रेड, 125, 85, 50, 40 और 50। ठीक है सर, इन सभी को 5 से डिवाइड कर लें तो हमें एक रेशो मिल जाएगी। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100, 125, 85, XYZ। फिर P में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। P का खर्चा तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? Q, R और S में। तो 50, 40 और 30। चलिए इन सब का टोटल देख लेते हैं। 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस 50 प्लस 40 और प्लस 30। सॉरी 50, 40 एंड 50। तो मेरे पास टोटल आ गया 450। एक बार दोबारा चेक कर लें कि हमने गलती तो नहीं कर दी। 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस 140, 450, बिल्कुल ठीक। सर्विस डिपार्टमेंट पी का खर्चा है 45,000 डिवाइडेड बाय 450, 100। तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। तो सर यहां पर आएगी कॉस्ट 10,000, यहां पर आएगी 12,500, यहां आएगी 8,500। ये कॉस्ट मेरी खत्म। 5,000, 4,000, 5,000। ठीक है सर। अब P के बाद लेंगे Q डिपार्टमेंट के खर्चे। Q के खर्चे लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स में क्या करना है? डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 434। P छोड़ दो, Q छोड़ दो, अब आ गया 6 और 3। ठीक है सर। तो ये अब हमारे पास रेशियो आई Q डिपार्टमेंट के खर्चे डायरेक्ट लेबर आवर्स 4,000, 3,000, 4,000। फिर P में नहीं डलेगा, Q का खर्चा Q में नहीं डलेगा, फिर R है 6 और S है 3। तो 4, 3, 7, 7 एंड 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। तो टोटल आ गया 20। अब Q के खर्चे हो गए 80,000, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 80,000।
80,000 डिवाइडेड बाय 20, 4,000, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, उसके बाद 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12। ठीक है सर। अब Q के बाद लेंगे R। तो ध्यान रखना है, अगर आप यहां टोटल कर लो तो कोई बुराई नहीं है। ये 0 हो गए थे, यहां पर ये पॉजिटिव 80 हो गए थे, ये 1,09,000 हो गए थे और ये 35 हो गए थे। अगली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये भी 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, ये हो गए 1,33,000 और ये हो गए 47,000। तो अब हमें बांटना है आर डिपार्टमेंट का खर्चा एरिया की रेशो में। तो ये हो गया फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया की बात करें तो यहां पर हो गया 3,000, यहां हो गया 1,500, यहां हो गया 1,500। तो एक्स वाई जेड हो गए, पी में नहीं जाएगा, क्यू में नहीं जाएगा, आर में नहीं जाएगा और एस में जाएगा 1। ठीक है, पी में कुछ नहीं जाएगा, क्यू में नहीं जाएगा, आर में नहीं जाएगा, सीधा एस में जाएगा 1। तो 3 3 6 और 7। ठीक है सर। तो ये हो गया 1,33,000, 1,33,000 डिवाइडेड बाय 7, 19,000। तो 19 इंटू 3, 57,000 यहां, 28,500, 28,500, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं और यहां 19,000। अब ये पोजीशन हो गई 0, ये भी 0, ये भी 0 और इसमें आ गया 66,000। और फिर एस डिपार्टमेंट का जो खर्चा होगा वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, क्योंकि अब इसका खर्चा इन तीनों में जाना है। हम सभी जानते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चली जाएगी, तो इसकी कॉस्ट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। और एस के बारे में लिखा है इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशियो है 4:3:4। 4 4 8 और 3 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 4 जा 24, 18 24, 0 0 0 और ये 66,000 नेगेटिव। अब मेरे पास ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आइए जी चेक करके देखते हैं हमारे पास टोटल क्या क्या कॉस्ट आई हैं। एक्स के अंदर अब टोटल क्या कॉस्ट बन गई, 193 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 57,000 और प्लस 24,000। एक्स की टोटल कॉस्ट बन गई 3 लाख रुपीस। डिपार्टमेंट वाई की 64 प्लस 12,500 प्लस 12,000 प्लस 28,500 और प्लस 18,000, 135। और फिर Z की हो गई 83,000, 8,500, 16,000, 28,500 और 24,000, 1,60,000। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओवरहेड रिकवरी करनी है एज पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमें लेना है ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास हैं 4,000, 3,000,
और फिर 4000। तो मेरा ओवरहेड का रिकवरी रेट आ गया 40 रुपीज, 45 रुपीज और 75 रुपीज। चलिए अब हम वापिस आते हैं और अब हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड के ऊपर आ रहे हैं। यह था कि व्हेन डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट्स गिव्स सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम पहले इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर आपके साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो हम इसके लिए करेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, पेज नंबर है 298। पहले तो इन क्वेश्चंस को समझना होगा कि क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 says a company has 3 production departments and 2 service departments. Distribution summary of overheads is as follows। यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें ये खर्चे मिले हैं। The expenses of service departments are charged on percentage basis। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं ये आपको परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करने हैं। एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा जब आप बांटेंगे तो ए पर, बी पर, सी पर और साथ ही साथ वाई पर भी बांटेंगे। तो दिस इज द इंडिकेशन कि एक्स डिपार्टमेंट जरूर वाई डिपार्टमेंट को 10% सर्विस देता है, इसलिए एक्स का खर्चा वाई पे डाल देंगे। फिर लिखा है वाई डिपार्टमेंट का जब खर्चा आप डालोगे तो 30, 30, 20 और 20। इसका मतलब क्लियरली ये बात समझ में आ गई कि वाई डिपार्टमेंट जो है वो 20% अपनी सर्विसेज डिपार्टमेंट एक्स को देता है। एक्स वाई को दे रहा है, वाई एक्स को दे रहा है। पुराने क्वेश्चन में था कि एक्स अगर वाई को देता है तो वाई से लेता नहीं है, लेकिन यहां क्या हो गया, रेसिप्रोकल बेसिस, मतलब देता भी है सर्विस और लेता भी है उससे सर्विस। सर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड मैंने आपको लिखवाए थे। ऑल्दो बुक ने उसे 3 मेथड बता रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहां लिखा है अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स बाय यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आइए जी, और मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं एज पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलिए जी, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर है 298। और मेथड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हमारे पास टोटल 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिस और पर्टिकुलर्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स
A, B and C basis particulars. Overhead distribution शीट लीजिए। और इसमें सबसे पहले तो लेंगे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड्स का अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड्स, तो 13,600, 14,700, 12,800, 9,000 और 3,000। देखिए, सॉरी, ये दिया हुआ है। तो खर्चे पहले से आपको ये बताए हुए हैं, अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और यहां पर लिखा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करना है। और यहां से ये टेबल हमें बताएगा कि ये रेसिप्रोकल बेसिस पर है। अब इसमें सर स्टार्टिंग कहां से करनी है, एक्स से करनी है या वाई से करनी है? तो आप स्टार्टिंग वहां से करेंगे जिसके खर्चे सबसे ज्यादा हैं। तो मेरे पास एक्स के ओवरहेड सबसे ज्यादा हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे विद एक्स। तो डिपार्टमेंट एक्स। क्यों डिपार्टमेंट एक्स? क्योंकि डिपार्टमेंट एक्स का एक्सपेंडिचर का अमाउंट सबसे ज्यादा है। तो आपने हमेशा स्टार्टिंग उस डिपार्टमेंट से करनी है जिसके खर्चे ज्यादा हैं। रेशियो दिया हुआ है 40, 30, 20, 10। तो मैं कह सकता हूं 4, 3, 2 और 1। 40, 30, 20 और 10। तो सर ये हुआ 900, यहां पर आएगा 900, 1800, 2700, 3600। अब जो है यहां पर चेक कीजिए, यहां पर चेक करेंगे तो x के खर्चे हो गए 0, x के ओवरहेड हो गए नील और y के हो गए 3900। अब ध्यान से देखिएगा, जब x का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो x 0 हो जाएगा और y का खर्चा बढ़ जाएगा। नाउ डिपार्टमेंट y, और y के बारे में बुक कह रही है 30, 30, 20, 20। तो 3900 का खर्चा अब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10। तो हुआ 390। तो 390 इंटू 3, 1170, 1170, 780 और 780। अब बच्चे ने एक बात ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व ये किया कि सर जब मैं x के खर्चे बांटूंगा तो x के खर्चे हो जाएंगे 0 और y के इंक्रीज हो जाएंगे, और जब y को बांटूंगा तो सर y के 0 हो जाएंगे, x में अमाउंट आ जाएगा। अब बच्चे की टेंशन फिलहाल के लिए यह है कि सर ऐसे तो चलता रहेगा, x का बांटूंगा तो x नील y में आ जाएगा, फिर y बांटूंगा y नील हो जाएगा, x में आ जाएगा, फिर x बांटूंगा y में आ जाएगा, फिर y बांटूंगा x में आ जाएगा। तो इसी का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार करने से ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और 2, 3, 4 स्टेप्स में ये खत्म भी हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x का उठाएंगे। तब तक करते जाएंगे जब तक x और y दोनों नील नहीं हो जाते, और आप देखना कि दोनों के दोनों नील हो जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है।
बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। एग्जाम में यह परेशानी नहीं है कि सर समय ज्यादा लगेगा। एग्जाम में परेशानी यह है कि कुछ ऐसा ना आ जाए जो हमें ना आता हो। तो इसमें क्या है, 2 3 4 बार बांटना ही पड़ेगा ना, तो बांट दीजिए। अब 4321 में बांटना है, तो इसका खर्चा बांटना है 780। 10 से डिवाइड करेंगे, 78। 78 इंटू 4, 312, 234, 156, 78। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये अमाउंट और शॉर्टर होता जाएगा। बच्चा कह रहा है सर नील थोड़ी हो जाएगा। मैंने कहा देखो नील भी होगा। डिपार्टमेंट वाई, अब y का खर्चा जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो फिर 3:3:2:2, तो ये हो गया 78 डिवाइडेड बाई 10, 7.8, 7.8 इंटू 3, 23.4। तो 23 कर दो, डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है, 23। ठीक है सर। और यहां पर भी कितना कर देंगे, यहां पर भी कर देंगे 23। 7.8 इंटू 2, 15.6, तो ये हो गया 16, और ये भी हो गया 16। अब आपने जब डेसिमल आएंगे तो ये जरूर चेक करना है कि ये मैच करें। डेसिमल को कहीं एक कम ज्यादा करना पड़े तो आप कर सकते हो, डेसिमल में क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा सर, अब हो जाएगा ये नील हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, दोबारा करेंगे। अब लेंगे दोबारा से डिपार्टमेंट एक्स, और मैंने कहा है घबराना नहीं है, समय ही तो लग रहा है, बार बार करते जाओ, तब जब तक ये खर्चे खत्म ना हो जाएं करते जाओ। 4 3 7 2 9 और 10, तो सर ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 6 रुपए। कोई बात नहीं, 6 रुपए। 1.6 इंटू 3, 4.8, 5 रुपए। 1.6 इंटू 2, 3 रुपए। ये तो खर्चे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 एंड 5, 11, 3, 14, तो ये बच गए 2 रुपए। अब ये नील और ये 2 रुपए। डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट वाई के खर्चे बटेंगे 3:3:2:2। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, 0.6। 0.6 का मतलब 1 रुपया यहां डल गया, 1 रुपया यहां डल गया, और ये हो गया 0.4। तो 0.4 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 2 रुपए बट गया। अब सर ये भी नील हो गया और ये भी नील हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, ये नील होगा, भले थोड़ा सा समय लगेगा, नील होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एग्जाम में तो ये बिल्कुल टेंशन की बात है नहीं ना कि लेंदी है। लेंदी है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा ये कह रहा हो कि सर मुझे आता नहीं था। हो सकता है 3 बार 4 बार 5 बार बांटनी पड़े, जैसे मैंने यहां 1 2 3 4 5 6 बार बांटा। हो सकता है सर 7वें में 0 हो जाता, 8वें में 0 हो जाता, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,600 प्लस 3,600 प्लस 1170 प्लस 312 प्लस 23 प्लस 6 और प्लस 1, 18,712। दूसरा 14,700, 2,700,
1170, 234, 23, 5 और 1, 18,833, 18,833। तीसरा 12,800, 1,800, 780, 156, 16 और 3, 15,555। अब सर क्या करना है? अब मैं इसके ओवरहेड रिकवरी रेट को निकाल सकता हूं अगर क्वेश्चन ने मुझे ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने के लिए कहा हो तो सर ओवरहेड रिकवरी रेट के लिए तो कुछ कहा नहीं गया। लीजिए, मैंने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर दिया। अब मेरे पास एक और तरीका है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनदर मेथड इज कॉल्ड simultaneous equation method। simultaneous equation method। सर क्वेश्चन ने तो हमसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड मांगा नहीं, लेकिन वो हमारी आदत पड़ी हुई है ना। भगवान राम ने बताया था सीता माता के स्वयंवर में कि जो प्रतियोगिता हो उससे ज्यादा काम करना चाहिए। तो हमें अगले क्वेश्चन में ये सीखना ही है, तो हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इसको दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है सर, इस मेथड में क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है स्टेटमेंट ए बी सी एक्स और वाई, और इनके ओवरहेड्स आपको नोट करने हैं जैसे आपने पहले किए थे। 13,600, 14,700, 12,800, 9,000 और 3,000। अब हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट एक्स के भी खर्चे बांटेंगे, डिपार्टमेंट वाई के खर्चे बांटेंगे। एक्स का खर्चा बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 4, 3, 2 और 1, और वाई का खर्चा बांटेंगे 3, 3, 2 और 2। यही रेशियो दी हुई थी, इसी रेशियो में हम बांटेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ये कहता है कि आप बार बार x का खर्चा y में डालोगे, y का खर्चा x में डालोगे, इसमें आपको समय ज्यादा लगता है। बच्चों को भी एग्जाम में ज्यादा अच्छा लगता है शॉर्टकट तरीके से कम समय में काम हो जाए, तो वो हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड फॉलो करते हैं। क्या कहता है ये मेथड? ये कहता है कि जरा ये बताओ डिपार्टमेंट x, ये बता दो तुम्हारे टोटल ओवरहेड खर्चे कितने हैं। एक्स ने कहा जी ये तो नहीं पता। ये आपको बता सकता हूं कि 9,000 का खर्चा तो मुझे मेरा पता लग गया है, लेकिन अभी वाई भी मेरे ऊपर कुछ खर्चा ट्रांसफर करेगा। सर ये क्या बात हुई भला? देखो, वाई डिपार्टमेंट कह रहा है कि मेरा जितना भी खर्चा आएगा उसका 20% एक्स में जाएगा, और ये एक्स कह रहा है कि देखो जी ये 9,000 रुपए तो मेरा खर्चा है, अभी मेरे ऊपर वाई का खर्चा आना बाकी है। मैंने कहा चलो एक्स को तो अपने टोटल खर्चे पता नहीं है, वाई से पूछ लेता हूं। मैंने कहा वाई तुम्हारे टोटल खर्चे कितने हैं? वाई कह रहा है जी अभी तो ये बता सकता हूं कि मेरा अपना खर्चा 3,000 है, लेकिन मेरे ऊपर अभी एक्स से ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा? कह रहे 10% ट्रांसफर होगा, ये लिखा हुआ है। सर अब बताओ, ना तो एक्स को पता है कि मेरे टोटल खर्चे कितने होंगे, ना ही वाई को पता है मेरे टोटल खर्चे कितने होंगे। हमने कहा चलो ठीक है, ये जितनी जानकारी दे रहे हैं इसी से काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा, लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब यह हुआ कि x का जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 9,000 प्लस
जब वाई डिपार्टमेंट का खर्चा बटेगा तो एक्स के ऊपर 20% डलेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि एक्स का टोटल खर्चा जो होगा वो होगा 20% ऑफ वाई। अब यही बात तो एग्जाम में समझने वाली है। एक्स का खर्चा वाई पे डलेगा 10% और वाई का खर्चा डलेगा एक्स के ऊपर 20%। इक्वेशन का मतलब समझना, एक्स का खर्चा डलेगा वाई के ऊपर 10%, वाई का खर्चा डलेगा एक्स के ऊपर 20%। ठीक है जी। सर वाई का टोटल खर्चा हो जाएगा 3000 प्लस 10% ऑफ एक्स, यही होगा। ठीक है सर। नाउ इस y की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। x इज इक्वल टू 9000 प्लस 20%, 20% का मतलब हो जाएगा 0.2 और y की जगह मैं ये पुट कर देता हूं। तो y की वैल्यू है 3000 प्लस 0.1x। तो x इज इक्वल टू 9000 प्लस 600 प्लस 0.2 इंटू 0.1, तो 0.02x ये यहां आ जाएगा। तो x माइनस 0.02x इज इक्वल टू 9600। तो ये हो जाएगा 0.98x इज इक्वल टू 9600 और x इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 0.98। तो ये हो गया 9796। जब x की वैल्यू मिल ही गई है तो फिर y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3000 प्लस 10% ऑफ x, तो ये हो जाएगा 980। तो 3980। मेरे हिसाब से x का टोटल खर्चा आएगा 9796 और y का खर्चा आएगा 3980। चेक कर लेते हैं। यहां से चेक करो, x का खर्चा सबसे पहले था 9000, फिर y ने उस पर ट्रांसफर किया 780, फिर दोबारा y ने उस पर ट्रांसफर किया 16 रुपीस। बस, तो ये आ गया 9796। मेरे ख्याल यही हमने आंसर भी निकाला हुआ है, 9796। यस सर। दूसरा चेक करो, 3000 प्लस x से खर्चा आया था एक बार 900, फिर 78 और फिर 2 रुपीस, 3980। सर हमें बात समझ नहीं आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत किया है। अब डिपार्टमेंट एक्स कह रहा है कि देखो जी, हमें हमारा खर्चा नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं हमें पता लग गया तुम्हारा खर्चा कितना है। हमने कहा देखो एक्स तुम्हारा खर्चा है 9796, एक्स का टोटल खर्चा आएगा 9796 और वाई का टोटल खर्चा आएगा 3980। बच्चा कह रहा है कि सर ये कैसे आ गया। मैंने कहा इसमें बेटे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये आपने जो इक्वेशन सॉल्व की है, एक बार की है, आपको ऑड लग रहा है, 2-3 बार करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। यहां से हमने इसकी वैल्यू उठाई। तो क्योंकि हमें पता है कि x का खर्चा कितना आना है, तो x का खर्चा बांट दो इन द रेशियो 4321। तो 9796 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, ये हुआ सर 3918। ये हुआ सर 2939। ये हो गया 1959 और ये हो गया 980। अच्छा जी, अब 3980 को बांट दो। ये आएगा सर 1194।
796 और 796। दो स्टेप में यहां पर काम हो जाता है, लेकिन उसके लिए छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ती है, और बच्चे हमेशा एग्जाम में उसी को प्रेफर कर लेते हैं। वो कह रहे हैं वो जल्दी हो जाता है। इक्वेशन सिंपल सी थी ना, ये भी नील हो गया और ये भी नील हो गया। अब सर इसके खर्चे निकालते हैं। 13,600 प्लस 3918 प्लस 1194, 18,712। अब यहां से ना बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हां सर ये तो काम करना आसान था। 14,700 प्लस 2939 प्लस 1194, ये देखो ये वाला आंसर भी अब सेम आ गया। 12,800 प्लस 1959 प्लस 796, 15,555। तो सेम आंसर पर पहुंचने का दूसरा तरीका है कि आप इक्वेशन के थ्रू इस काम को कर लीजिए। अब क्या है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और आपको इसके रिगार्डिंग करने के लिए होमवर्क देते हैं। आपके पास होमवर्क में जाएगा, अभी तक आपने 5.1 और 5.2 किया था। अब आपके पास होमवर्क में जाने वाला है 5.3 और फिर 5.4, 5.3 और 5.4। अभी मेरे पास यही दो क्वेश्चन है आपको देने के लिए, 5.3 और 5.4। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5.3। आप अपनी बुक से मैच कर लेना। ये लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 5.3। ये नेक्स्ट पेज पर भी जा रही है। ये आपके पास होमवर्क है और इन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाई है, आप दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास होमवर्क जाएगा 5.4 और 5.4 में भी बुक ने साइमल्टेनियस इक्वेशन ही लगाई होगी, लेकिन आप लोग यूज करेंगे दोनों मेथड को, आप दोनों मेथड से करेंगे। तो सॉल्यूशन आपके पास है, बस थोड़ी सी आपको हिम्मत दिखानी है। थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।